नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस क्राइम की घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो घटना है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। लखनऊ के सिकंदराबाद चौराहे पर निशांतगंज की तरफ जाने वाली सड़क पर बैटरी से चलने वाले 5-7 रिक्शे खड़े थे, जिनकी वजह से काफी भीड़ थी। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस भी थी। वहां से लगभग 500 कदम दूर 25 साल की लड़की खड़ी थी। तभी एक कार आकर रुकी। उस कार से भगवा कपड़े पहने 40-45 साल का एक आदमी उतरा, जो वहां खड़ी लड़की के पास पहुंचकर उससे झगड़ने लगा। झगड़ा बढ़ा तो लड़की वहीं पास में फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले की तरफ बढ़ने लगी। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पहले से परिचित हों। उस लड़की की आवाज सुनकर तमाम लोग वहां आ गए। लोगों ने लड़की से बात कर पुलिस को फोन करने को कहा तो उसने मना कर दिया। भगवाधारी रणजीत श्रीवास्तव बच्चन था, जो गोरखपुर के अहरोली गांव का रहने वाला था। 2 फरवरी 2020 को ग्लोब पार्क के सामने रणजीत श्रीवास्तव की लाश मिली तो लोगों को उस दिन का झगड़ा याद आ गया। करीब 20 साल पहले रंजीत के पिता तारालाल अपने परिवार के साथ अहरोली गांव से गोरखपुर के भेड़िया घाट रहने आए थे। इसके बाद तारालाल ने पत्रका गांव में जमीन खरीदी। रंजीत खुद गोरखपुर में रहता था। रंजीत श्रीवास्तव को एक्टिंग का शौक था। इसी शौक के चलते उसने अपना नाम रंजीत श्रीवास्तव से बदलकर रंजीत बच्चन कर लिया था। वो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन से बहुत प्रभावित था। उसने अमिताभ बच्चन की तरह कपड़े पहनना और उनके जैसा ही हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन की नकल करने से कोई उनके जैसा नहीं बन जाता, ये बात रंजीत की समझ में आ गई। तब उसने गांव की अपनी जमीन पर टीन शेड के नीचे नए लोगों को अभिनय का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। रंगमंच से जुड़े होने के बाद भी जब वो सफल नहीं हो पाया तो उसने राजनीति और समाज सेवा को अपना रास्ता बनाया। रंजीत को सुर्खियों में रहने का शौक था। इसके लिए उसने कई सामाजिक संस्थाएं बनाई। सुर्खियों में रहने के लिए उसने पत्रकार संगठन और जातीय संगठन भी बनाए। इस बहाने वो खुद को राजनीति से जोड़े रखना चाहता था। ऐसे में उसने गोरखपुर से दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना काम शुरू करने का फैसला किया। रंजीत के तमाम लड़कियों से संबंध थे, उन्हें लेकर वो चर्चा में रहता था। कालिंदी सन 2002 से रंजीत के संपर्क में थी। वो खुशीनगर के नेउबा नोगरिया क्षेत्र के बरईपट्टी गांव की रहने वाली थी। उसके पिता गोरखपुर नगर निगम में नौकरी करते थे। कालिंदी अच्छी एथलीट थी। रंजीत के साथ मिलकर उसने देश भर में साइकिल यात्रा की थी। बाद में कालिंदी और रंजीत पति पत्नी की तरह रहने लगे। 2014 में रंजीत ने कालिंदी से गोरखपुर के कुसमही जंगल स्थित बुढ़िया माई के मंदिर में शादी कर ली। इस बीच रंजीत का राजनीतिक रसूख बढ़ता रहा, जिसके आधार पर सन 2009 में रंजीत को लखनऊ की OCR बिल्डिंग में सरकारी आवास मिल गया। महिलाओं को लेकर रंजीत का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। सन 2017 में रंजीत की साली ने शाहपुर थाने में उसके खिलाफ छेड़खानी, मारपीट और बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। पुलिस की मिलीभगत से रंजीत कागजों पर फरार चल रहा था। पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए रंजीत के पत्रका गांव स्थित टीन शेड वाले घर पर कुर्की का आदेश चस्पा करके अदालत में उसे कागजों में फरार दिखा दिया। इसके बाद रंजीत ने ससुराल से अपने संबंध खत्म कर लिए थे। रंजीत की पत्नी कालिंदी भी अपनी बहन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रही थी। साल 2014 की बात है। रंजीत की लखनऊ के विकास नगर की रहने वाली स्मृति नामक महिला से मुलाकात हुई। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। स्मृति अपने पिता की जगह पर नौकरी कर रही थी। बातचीत में रंजीत को पता चला कि स्मृति पिता की पेंशन को लेकर परेशान है। ऐसे में रंजीत ने उसे मदद करने का भरोसा दिया। राजनीतिक रसूख के चलते उसने स्मृति की मदद की भी। तभी से दोनों के दोस्ताना रिश्ते और मजबूत हो गए। यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई।
18 जनवरी 2015 को रंजीत और स्मृति की शादी हो गई। जब स्मृति गर्भवती हुई तो उससे पहली बार पता चला कि रंजीत पहले से शादीशुदा है। इसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। रंजीत की पहली पत्नी कालिंदी को भी रंजीत और स्मृति के रिश्ते की जानकारी हो गई थी। स्मृति से रिश्तों का विरोध करने पर कालिंदी और रंजीत की लड़ाई होती रहती थी। तब कालिंदी ने पति के खिलाफ महिला थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी। काफी समय तक रंजीत ने कालिंदी और स्मृति को एक ही घर में रखा। बाद में वो दोनों से झगड़ा तो करता ही था, उन्हें प्रताड़ित भी करता था। रंजीत ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से अपने रिश्ते मधुर बना लिए थे, जिससे उसे राजनीतिक संरक्षण मिल सके। बसपा के बजाय उसे समाजवादी पार्टी से लाभ हुआ। प्रभाव बढ़ने पर पुलिस भी उसे संरक्षण देने लगी थी। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के समय रंजीत ने साइकिल से पूरे भारत भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। जब भारत भूटान साइकिल यात्रा निकली तो दल के नायक के रूप में रंजीत ने ही अगुवाई की थी। इसके बाद रंजीत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जुड़ गया था। जब से अखिलेश सरकार सत्ता से हटी तो उसे नए आश्रय की तलाश करनी पड़ी। गोरखपुर शहर के रहने वाले महंत योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में रंजीत ने भी समाजवादी रूप छोड़कर योगी आदित्यनाथ की तरह हिंदूवादी रूप बनाने का काम शुरू किया। प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति चमकाने के लिए रंजीत ने हिंदूवादी नेता की छवि बनानी शुरू कर दी। ऐसे में उसने विश्व हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में खुद को प्रस्तुत करना शुरू किया। वो अखिलेश सरकार के समय में दिए गए ओसीआर के सरकारी आवास में रहता था। यहीं पर उसने 1 फरवरी 2020 को अपने जन्मदिन की पार्टी भी की। कई लोग उसे बधाई देने भी पहुंचे थे। 2 फरवरी को सुबह करीब 5:30 बजे रंजीत अपने ओसीआर स्थित आवास से बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। रंजीत के साथ पत्नी कालिंदी और रिश्तेदार आदित्य भी था। पत्नी कालिंदी ओसीआर से विधानसभा मार्ग स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से होते हुए लालबाग ग्राउंड की तरफ मुड़ गई, जहां वो जॉगिंग करती थी। रंजीत और आदित्य आगे बढ़ गए और हजरतगंज चौराहे से परिवर्तन चौक होते हुए ग्लोब पार्क पहुंच गए। ग्लोब पार्क के पास शॉल लपेटे एक युवक रंजीत के पास पहुंचा और उसने दोनों पर पिस्तौल तान दी। उसने रंजीत और आदित्य के मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद रंजीत के सिर पर पिस्तौल सटाकर गोली मार दी। हमलावर ने आदित्य पर भी गोली चलाई, जो उसके हाथ पे लगी। फिर हमलावर वहां से भाग गया। आदित्य के शोर मचाने पर राहगीरों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस हत्या की जानकारी देने रंजीत के आवास पर पहुंची तो गोरखपुर से रंजीत के साथ आए अभिषेक की पत्नी ज्योति घर पर मिली। ज्योति ने फोन करके रंजीत की पत्नी कालिंदी को हत्या की सूचना दी। पति की हत्या का पता चलते ही कालिंदी सिविल अस्पताल पहुंच गई। वहां से पुलिस कालिंदी को अपने साथ ले गई, जिसे बाद में पूछताछ के बाद चिन्हित निवासी चचेरे भाई के साथ भेज दिया। हिंदू नेता की हत्या से पूरी राजधानी सकते में आ गई। कुछ महीने पहले कमलेश तिवारी नामक एक और हिंदूवादी नेता की हत्या हो चुकी थी। इसके बाद मॉर्निंग वॉक के समय रंजीत की हत्या ने लखनऊ पुलिस और नए कमिश्नरी सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। रंजीत की हत्या के बाद आनंद फानन में जॉइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा, एसीपी हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा, एसीपी केसरबाग संजीव कांत सिन्हा सहित कई अफसर मामले की छानबीन में लग गए। पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी है कि हुसैनगंज स्थित ओसीआर से लेकर ग्लोब पार्क के बीच 6 पुलिस चौकियां हैं। इसके बाद भी हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने इस मामले में 4 पुलिस कर्मियों संदीप तिवारी, अनिल गुप्ता, अरविंद और आशीष को सस्पेंड कर दिया। रंजीत की हत्या को लेकर उसकी पत्नी कालिंदी का कहना था कि रंजीत कुछ दिनों से प्रखर हिंदुत्व को लेकर बहस कर रहा था, नागरिकता कानून का भी समर्थन कर रहा था। ऐसे में हिंदू विरोधी लोग उसके दुश्मन बने हुए थे। कालिंदी ने 50 लाख रुपए का मुआवजा, मकान और सरकारी नौकरी की मांग सरकार के सामने रखी। डीसीपी दिनेश सिंह के जरिए ये मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई। पुलिस हत्या की पड़ताल में पारिवारिक बातों को लेकर छानबीन कर रही है।
पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने इस मामले की जांच के लिए 8 टीमें बनाई थी। पुलिस ने 87 लोगों के मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल्स खंगाली। कुछ होटलों के 72 सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। पुलिस के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि हत्या की वजह क्या हो सकती है। इसमें नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए का लेन देन, पारिवारिक विवाद, जमीन से जुड़ा विवाद, पति पत्नी के बीच संबंधों का विवाद, रंजीत के रिश्तों का विवाद और आतंकी हमले जैसे विवाद प्रमुख थे। पुलिस को सबसे चौंकाने वाले तथ्य दोनों पति पत्नियों की जानकारी होने पर मिले। पुलिस ने जब रंजीत की दूसरी पत्नी स्मृति को कुछ फोटो दिखाए, जिनमें से एक फोटो को उसने पहचान लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसे दीपेंद्र के बारे में पता चला। दीपेंद्र रंजीत की दूसरी पत्नी स्मृति का करीबी था। दोनों की मुलाकात सन 2019 में हुई थी। इसके बाद दोनों करीब आ गए और शादी करके घर बसाने के चक्कर में थे। दीपेंद्र स्मृति से मिलने विकास नगर आता था। यहाँ दोनों एक होटल में रुकते भी थे। इस बात की जानकारी जब रंजीत को हुई तो उसने स्मृति से झगड़ा किया। सिकंदर बाग चौराहे पर रंजीत ने ही स्मृति को थप्पड़ मारा था। ये बात दीपेंद्र को पता चली तो उसने रंजीत को ही रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। दीपेंद्र ने अपने प्लान को सफल बनाने के लिए 11 दिन तक रंजीत की रेकी की। इन लोगों को ये जानकारी मिली कि रंजीत ओसियार स्थित अपने फ्लैट नंबर 604 से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। उसके साथ पत्नी कालिंदी और 1-2 लोग भी होते हैं। 2 फरवरी को जब रंजीत मॉर्निंग वॉक पर निकला तो योजना के मुताबिक दीपेंद्र ने ग्लोब पार्क के पास रंजीत को गोली मार दी। उसका मोबाइल भैंसाकुंड के पास फेंक कर वो हैदरगढ़ होते हुए रायबरेली चला गया। वहां से दीपेंद्र मुंबई चला गया। पुलिस ने दीपेंद्र के साथ ही साथ संजीत और जितेंद्र को भी पकड़ लिया। पुलिस ने स्मृति के खिलाफ भी साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया। रंजीत हत्याकांड का खुलासा करने में ज्वाइंट सीपी नवीन अरोड़ा, नीलबाजा चौधरी, डीसीपी दिनेश सिंह, एडिशनल डीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, एडिशनल डीसीपी दिनेश पुरी, एसीपी अभय कुमार मिश्रा, आलोक कुमार सिंह के साथ पुलिस की सर्विलांस सेल और साइबर सेल ने अहम भूमिका अदा की। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।